सुप्रीम कोर्ट वर्सेस संसद की बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज संसद से पास वक्फ संशोधन कानून 2025 पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई इस बात की कि क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है, क्या यह कानून वक्फ संपत्तियों के संरक्षण की आड़ में उस पर कब्जे के लिए लाया गया है, क्या ये कानून मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का हनन करता है। इन सब सवालों पर आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज वकीलों ने बहस की, जिसके बारे में विस्तार से बताएंगे हम आपको खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव समाचार। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने 3.25 घंटे तक अपना पक्ष रखा। कल केंद्र सरकार कानून के समर्थन में अपना पक्ष रखेगी। वक्फ संशोधन कानून पिछले महीने यानी अप्रैल में पारित हुआ था। हम सबने देखा था रात में 2:30-3 बजे तक लोकसभा राज्यसभा में इस बिल पर बहस हुई थी। विपक्षी दलों ने एकजुट होकर बिल का विरोध किया था, लेकिन बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से पास हो गया था और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल कानून बन गया था। इस कानून को कई धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक संगठनों ने चुनौती दी। नेताओं, सांसदों, विधायकों और कई राज्य सरकारों, जहां विपक्षी दलों की सरकार है, ने भी इसे चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। याचिकाकर्ताओं ने पुराने कानून में हुए संशोधन को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभाव, उनकी संपत्तियों पर अतिक्रमण करने के प्रयास, धार्मिक मामलों और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप बताया है। जबकि केंद्र सरकार के साथ कई भाजपा शासित राज्य इस कानून के समर्थन में संशोधन का बचाव कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने संशोधन के बचाव में कहा है कि यह संशोधन वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाया गया है, ताकि गैर कानूनी तरीके से संपत्तियों पर अतिक्रमण ना किया जा सके। इसका इस्तेमाल निजी और सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण के लिए ना किया जा सके। केंद्र सरकार ने कहा कि पुराने कानून में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनमें समय के साथ बदलाव जरूरी था। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने मांग की कि कोर्ट ने 3 मुद्दे चिन्हित किए थे। सरकार ने भी इन्हीं 3 मुद्दों पर जवाब दाखिल किया था। ऐसे में सुनवाई को इन 3 मुद्दों तक ही सीमित रखा जाए। इन 3 मुद्दों में वक्फ संपत्तियों को डीनोटिफाई करने, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम समुदाय के होने और कलेक्टर को वक्फ संपत्ति की जांच का अधिकार देने पर आपत्ति शामिल है। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुनवाई को केवल 3 बिंदुओं पर सीमित करने का विरोध किया। कहा कि हम सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे, इस पर टुकड़ों में सुनवाई नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस ने वकीलों से आगे बढ़ने को कहा और याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए 2 घंटे का समय दिया। उन्होंने बहस के मुद्दों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कपिल सिब्बल ने दलीलें शुरू की। उन्होंने कलेक्टर द्वारा वक्फ संपत्ति की जांच का विरोध करते हुए कहा, यह कानून वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए है, लेकिन इसका उद्देश्य वक्फ पर कब्जा करना है। निर्णय लेने वाला अधिकारी सरकारी अधिकारी होता है और जब यह निर्णय हो जाता है तो संपत्ति वक्फ नहीं रह जाती और कोई भी व्यक्ति विवाद पैदा कर सकता है। अब वक्फ क्या है? यह अल्लाह या ईश्वर को दिया गया दान है। यह समर्पण किसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। एक बार वक्फ हमेशा वक्फ रहता है। चीफ जस्टिस ने कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या पुराने कानून में वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। इस सवाल पर कपिल सिब्बल फंस गए, कंफ्यूज नजर आए। इस पर CJI ने कहा कि यह बताता है कि हम पर ही नहीं, आप पर भी काफी दबाव है। इसके बाद सिब्बल ने बताया कि 1923 से पहले वक्फ बाय यूजर का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था। 1923 के बाद सभी वक्फ के लिए यह अनिवार्य हो गया। सिब्बल ने नए कानून के इस प्रावधान पर भी सवाल उठाया कि अगर किसी वक्फ संपत्ति को ASI संरक्षित करता है तो उसका वक्फ का दर्जा रद्द हो जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या इससे आपका अपने धर्म का पालन करने का अधिकार छिन जाता है। खजुराहो का मंदिर ASI के संरक्षण में है, फिर भी लोग वहां पूजा पाठ कर सकते हैं। सिब्बल ने कहा कि अगर किसी प्रॉपर्टी की वक्फ की मान्यता ही खत्म हो गई तो फिर मैं वहां कैसे जा सकता हूं। ऐसा होने के बाद वहां स्वतंत्र रूप से धार्मिक गतिविधि का अधिकार सीमित हो जाता है। सिब्बल ने कहा कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। सिब्बल ने 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने के प्रावधान का भी विरोध किया और पूछा कि यह तय कौन करेगा।
सीजेआई ने कहा कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी वक्फ संपत्तियों को लेकर कई विवाद है। इस पर सिब्बल ने कहा, हां, अड़ंगा लगाना हमारे डीएनए में है। कोई भी ग्राम पंचायत या निजी व्यक्ति भी शिकायत दर्ज करा सकता है और संपत्ति वक्फ नहीं रह जाती, क्योंकि विवाद पर सरकारी अधिकारी ही इसका फैसला करेगा और अपने मामले में खुद ही जज होगा। सिब्बल ने बोर्ड में अधिकांश गैर मुस्लिम समुदायों के होने पर भी सवाल उठाया और कहा कि पहले इसमें सारे मुसलमान होते थे। ये बदलाव वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने का प्रयास है। सिब्बल ने कहा कि किसी भी हिंदू धर्म स्थान की बंदोबस्ती में एक भी व्यक्ति गैर हिंदू नहीं है। यदि आप अन्य धार्मिक समुदायों को विशेषाधिकार दे रहे हैं तो यहां क्यों नहीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश दूसरे वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने के प्रावधान पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी से उसकी आस्था का प्रमाण मांगना अनुच्छेद 15 के तहत धर्म के आधार पर भेदभाव है। यह संशोधन लोगों में डर पैदा करने के लिए किया गया है और इससे वक्फ रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को दफ्तर के चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सिंघवी ने उस दावे पर भी सवाल उठाए जिसमें कहा गया कि 2013 से 2024 के दौरान वक्फ में 116% की भारी बढ़ोतरी हुई। सिंघवी ने कहा कि 2013 में पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की लोडिंग शुरू हुई थी। सरकार इस लिस्टिंग को वक्फ में वृद्धि मान रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन और हुजैफा अहमदी ने 3.25 घंटे तक अपनी दलीलें पेश की। कल फिर से कोर्ट में इस मसले पर बहस शुरू होगी। कल सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे। अगली खबर जुड़ी है इंटेलिजेंस ब्यूरो से। मोदी सरकार ने आईबी के डायरेक्टर तपन डेका को 1 साल का सेवा विस्तार दिया है। उनका कार्यकाल इसी साल 30 जून को खत्म हो रहा था। इसे अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी वो जून 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। 1988 बैच के आईएएस तपन डेका को लगातार दूसरी बार सेवा विस्तार दिया गया है। डेका ने अपने करियर का अधिकांश हिस्सा इंटेलिजेंस ब्यूरो में ही बिताया है। अगली खबर में बात कोरोना की। क्या कोरोना वापस आ रहा है? ये सवाल फिर से पूछा जा रहा है, क्योंकि फिर से कोरोना के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में एशिया, खासतौर पर हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में कोविड-19 के मामले बढ़े हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में भी 53 मामले सामने आए हैं। पूरे देश की बात करें तो कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 257 है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। 19 मई को केंद्र सरकार ने अलग अलग स्वास्थ्य संस्थाओं के साथ समीक्षा बैठक की। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एनसीडीसी, ईएमआर, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, आईसीएमआर और केंद्र सरकार के अधिकारी मौजूद थे। अगली खबर है गुजरात से। गुजरात सरकार में पंचायत और कृषि राज्य मंत्री बच्चू भाई खाबड़ के 2 बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में हुई है। इस मामले में 24 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर के मुताबिक मंत्री के बेटे बलवंत सिंह खाबड़ और एजेंसी को मनरेगा परियोजनाओं के लिए जरूरी आवश्यक सामग्री की पूर्ति का ठेका नियमों की अवहेलना कर दिया गया और इनके बिल भी पास कर दिए गए, जबकि वास्तव में ना तो काम हुआ और ना ही सामान की आपूर्ति हुई। जांच के दौरान पता चला कि जिन परियोजनाओं के लिए पैसा पास किया गया था वो केवल कागजों पर मौजूद थी। जमीन पर उनसे संबंधित कोई काम नहीं हुआ। फर्जी बिल लगाए गए और पैसा हजम कर लिया गया। अब तक इस मामले में 75 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आ रही है। जांच अधिकारियों का मानना है कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह घोटाला 250 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल को चिट्ठी लिखकर मंत्री बच्चू भाई के इस्तीफे की मांग की है। दाहोद जिले के डिप्टी एसपी जगदीश सिंह भंडारी ने बताया कि इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें मंत्री बच्चू भाई खाबड़ के दोनों बेटों किरण खाबड़ और बलवंत खाबड़ के अलावा तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर दर्शन पटेल और 2 असिस्टेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर्स भी शामिल हैं। बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाजपा कांग्रेस के नेता आपस में भिड़े हुए हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर विदेश मंत्री के बयान पर सवाल उठाया था। अब भाजपा नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी को मीर जाफर बता दिया है और उनके लिए निशाने पाकिस्तान की मांग कर दी है। अमित मालवीय ने राहुल गांधी और पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर का चेहरा एक साथ जोड़कर एक तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें लिखा है वन एजेंडा।
अमित मालवीय ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा है, ये आश्चर्य की बात नहीं कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई नहीं दी, जो स्पष्ट रूप से भारत के प्रभुत्व को दर्शाता है। इसके बजाय वो बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए, एक सवाल जो पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में संबोधित किया जा चुका है। मजे की बात यह है कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए गए या भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी के दौरान कितने उनके हैंगर में खड़े होने के दौरान नष्ट हो गए। राहुल गांधी के लिए आगे क्या है? निशाने पाकिस्तान। निशाने पाकिस्तान पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे भारत में भारत रत्न, अमित मालवीय इतने पर ही नहीं रुके। आगे उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा, राहुल गांधी नए दौर के मीर जाफर हैं। अमित मालवीय के इन ट्वीट्स पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया और कहा कि निशाने पाकिस्तान उनको मिलना चाहिए जो नवाज शरीफ के यहां बिरयानी खाकर आए थे। बिहार कांग्रेस ने तो उसी तरह से नवाज शरीफ और पीएम मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, एक बिरयानी देश पर भारी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भाजपा नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि निशाने पाकिस्तान के असली हकदार भाजपा नेता हैं। रही बात निशाने पाकिस्तान की, तो इन्हीं के नेता मोरारजी देसाई थे, उनको मिला। और तो किसी को इस देश में निशाने पाकिस्तान किसी नेता को नहीं मिला। मोरारजी देसाई को, जो इनके नेता थे, इनके प्रधानमंत्री थे 1976 से लेकर 1979 तक, 79 तक, उनको निशाने पाकिस्तान क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने जनरल जियाउल हक को रॉ की तमाम गोपनीय सूचनाएं लीक कर दी थी। और ये इतिहास में दर्ज है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें नहीं है ये। और उसके बाद उन्हें निशाने पाकिस्तान कब मिला? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की भाजपा समर्थन की सरकार थी केंद्र में, तब उन्हें निशाने पाकिस्तान मिला। फोटो में देख लीजिएगा गूगल पे। तो निशाने पाकिस्तान के और भी हकदार हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो मजार पे जिन्ना के गए और कहा कि ये तो सबसे बड़े सेक्युलर आदमी यही है पूरे विश्व में। निशाने पाकिस्तान एक और आदमी को मिलना चाहिए जो बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए, मियां नवाज शरीफ के यहाँ। उनको भी मिलना चाहिए, हो सकता है मिल जाए, हमें तो लगता है मिलेगा। इसके अलावा सर और एक और है हकदार निशाने पाकिस्तान, जिन्होंने पहले ही एट द स्टार्ट ऑफ द एक्शन, ये उन्हीं के शब्द हैं, जयशंकर जी के, उन्होंने उनको फोन पे बता दिया था कि हम एक्शन सिर्फ आतंकी ठिकानों पे कर रहे हैं। उससे पाकिस्तान को कितना लाभ दिया उन्होंने, हो सकता है उन्हें भी मिल जाए। लेकिन अमेरिका से उनकी घनिष्ठता बहुत है, तो अब देखते हैं उनको किस देश का क्या अवार्ड मिलता है। दोनों पार्टियों की ओर से एक दूसरे को नीचा दिखाने में पूरी क्रिएटिविटी दिखाई जा रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी ऐसी ही और खबरों के लिए आप खबरगांव समाचार को लगातार देखते रहें, जो हर शाम खबरगांव के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आता है। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया। ये खबरगांव का एपिसोड लिखा था मेरे साथी गौरव शर्मा पांडे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।